तो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं उपस्थित हूँ नरेशन वीडियो टॉपिक के साथ। इसमें ये नरेशन का हमारा दूसरा वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में आप सभी ने बहुत सारा दुलार प्यार दिया, आप सभी ने बहुत सारा उसको देखा और सराहा भी। आप सभी का मैंने उसमें एक नोटिफिकेशन दिया था कि जैसे वीडियो 1 खत्म होगा आप सभी उसको कंप्लीट कर पाएंगे तो मैं वीडियो 2 लेके आऊँगा, और उसी के बाद मुझे 2 लेके आना पड़ा। आई होप कि आप सभी वहाँ पे वीडियो 1 को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत एक छोटा सा मैंने वीडियो छोड़ा था और मैं उसी के लेवल में उतना ही ड्यूरेशन वाला टाइम ड्यूरेशन वाला वीडियो छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप वैसे बेहतर समझ पा रहे हैं कि जिसमें एक डेफिनेशन हो, उससे कुछ नोट्स हो, एक दो और एक एग्जाम्पल हो। एक छोटा सा वीडियो होता है और आप अच्छे से एडजस्टमेंट कर पाते हैं। फिर आइए वीडियो 2 में डिस्कशन करते हैं, जहाँ से ठीक वीडियो 1 छोड़ा गया था। वीडियो 1 में मैंने लास्ट में बताया था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, मैंने फिर वहीं से लिया एकदम। आप एकदम वीडियो 1 को चला के वीडियो 2 चलाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि दोनों वीडियो अलग है, आपको लगेगा कि एकदम एक वे में पढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं जहां भी जिस वीडियो को छोड़ूंगा उसके निचले वाले हिस्से को फिर से नेक्स्ट वाली वीडियो में एडजस्ट करके चलूंगा कि आपको याद भी है और आप वहां से रिलेट करके देख लें, जोड़ के देख लें। या फिर आप प्ले ऑल करेंगे, जब नरेशन का प्ले जो उसका प्लेलिस्ट बना होगा तो नरेशन आप प्ले ऑल करेंगे तो 1 नंबर चलेगा और 1 नंबर के बाद जैसे खत्म होगा 2 नंबर ऑटोमेटिक चलेगा। तो 1 नंबर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के साथ खत्म होगा तो दूसरा चालू भी तो इसके साथ होगा। तो इसलिए आप सभी इस चीज को देखें। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में फिर बता देता हूं कि एक स्टेटमेंट जो होता है जिसमें इन्वर्टेड कॉमा में जो बातें रखी गई होती है वो रिपोर्टेड स्पीच में होती हैं, और जो बातें रिपोर्टेड स्पीच के बाहर होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब में होती है। मैं फिर से एक बार एग्जांपल दे देना चाहता हूं ताकि आप क्लियर हो जाएंगे। रोहित says to Anu, I am a स्टूडेंट, फुल स्टॉप। मैंने फिर से वही एग्जांपल दिया जो वीडियो 1 के लास्ट में दिया था, फिर समझ पाएंगे। रोहित सेज टू अनु, ये जो हिस्सा है कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ये का पूरा ही रिपोर्टिंग वर्ब है। मैंने ऊपर लिखा भी है रिपोर्टिंग वर्ब, आप समझ सकते हैं। और जो ये इन्वर्टेड कॉमा में है ये पूरा एक स्टेटमेंट का हिस्सा है, सेंटेंस का हिस्सा है जो रिपोर्टेड स्पीच में। इतना सिंपल है ये। अब आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच को। इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच का कहानी खत्म। इनडायरेक्ट नरेशन कहें, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कहें, इसमें वी narrate any statement in our own words। इसका मतलब आप समझेंगे। डायरेक्ट में क्या था, वी नरेट एनी स्टेटमेंट इन एज इट इज, जो सेम जेम का तेम उतार दिया जाए या बोला जाए उसको कहते थे डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या है कि वी नरेट एनी स्टेटमेंट इन आवर ओन वर्ड, जब किसी का बात जब कहा गया होता है उसको उसी बात को हम अपनी भाषा में नहीं कह के, और मतलब कुछ उसमें मिक्स करके बातें कहते हैं, मतलब एज इट इज नहीं कहते हैं, हम अपनी भाषा में कहते हैं। बात सही है। जब हम किसी की बात को सुनते हैं और उसी बात को सुन के दूसरे किसी के सामने रखते हैं तो थोड़ा सा तो उसमें मिक्सचर ऑफ टॉकिंग हो ही जाता है, मिक्सचर ऑफ वेरिएशन हो ही जाता है। जैसे कोई और बात कर रहा हो, हम लोगों ने उसे सुन लिया तो हम लोग अपनी भाषा में उस बात को रखेंगे, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट, यानी कि किसी के कहे हुए बात को अपनी भाषा में रखना, ये होता है वो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट या नरेशन। और जब किसी के कहे हुए बात को एज इट इज एकदम सेम ज्यों का त्यों रखा जाता है तब होता है डायरेक्ट। ठीक है, जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा। तो इसमें ये हो गया। अब इसमें 2 चीजें जाननी है। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच को यानी इनडायरेक्ट नरेशन को और डायरेक्ट नरेशन को बंद करते हैं। दोनों का डिफिनेशन हो गया, काइंड्स भी हो गए, एक एग्जाम्पल भी समझ चुके हैं लोग, रिपोर्टिंग वर्ब भी होगा, रिपोर्टेड स्पीच भी हो गया। अब हम लोग आते हैं 2 मेजर चीजों पे। एक तो हमारा सेंटेंस और एक हमारा कुछ पॉइंट्स है जिसमें बहुत कुछ होता है। जैसे आप समझ सकते हैं, मैं समझा रहा हूं, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा होता है, यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट कह लें, सेंटेंस कह लें, जो होता है वो प्रायः 5 तरीके से आ सकता है। अब वो 5 तरीका कौन है?
5 उसके, जैसे मैं ए नंबर में बता दूं कि वो असर्टिव हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। यानी कि जो हमारा ये स्टेटमेंट आया है, जैसे इसी स्टेटमेंट को देखेंगे, आई एम अ स्टूडेंट, इसमें नॉट नहीं लगा है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, इसमें कोई नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगा है, तो हम सीधे कह दें कि ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है जो फुल स्टॉप के साथ खत्म हुआ है और स्वीकारात्मक है। और इसमें नॉट लग जाता है, आई एम नॉट अ बॉय, तो निगेटिव हो जाता है। तो इसमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर आने वाले सेंटेंस असर्टिव या निगेटिव भी हो सकते हैं। फिर हम यूं कहें तो ये इंट्रोगेटिव हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव हो सकते हैं, असर्टिव या निगेटिव हो सकते हैं। फिर सी में आएंगे तो ऑप्टेटिव हो सकते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। डी में आएंगे इंपरेटिव हो सकते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। फिर आप ई नंबर की बात करें, यानी कि 1 2 3 4 5वें नंबर में ये एक्सक्लामेटरी हो सकते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी कि इतने तरीके के सेंटेंस हमें देखने को मिलेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर, और सब चेंज होते हैं। कौन कैसे चेंज होगा ये भी हमारे नरेशन के अगले वीडियोस का हिस्सा है। हमें इतना ही पढ़ते चलना है कि जैसे फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफिनेशन जो पढ़ा था डायरेक्ट स्पीच का, उसके काइंड्स को पढ़ा था, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच को समझा था, बस। जैसे हम लोग वीडियोस 2 लेके आए, तो वीडियोस 2 में हम लोगों ने क्या देखा, ये वीडियोस 2 है हमारा नरेशन का, और इस वीडियोस 2 में हम लोगों ने क्या देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, जहां वीडियो 1 को छोड़े थे वहां से शुरू किए हैं, फिर से रिपोर्टिंग वर्ब को समझे, रिपोर्टेड स्पीच को समझे, और रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा भी बताया गया, रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा ही बताया गया, इनडायरेक्ट नरेशन का इसमें डिफिनेशन बता दिया गया है। और अब ये रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो सेंटेंस आते हैं, जो स्टेटमेंट आते हैं, वो किस टाइप के होते हैं, उनके नेचर क्या क्या होते हैं, तो वो असर्टिव होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं यानी स्वीकारात्मक, नेगेटिव होते हैं नकारात्मक, इंट्रोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक, ऑप्टेटिव इच्छात्मक, इंपरेटिव आदेशात्मक, और एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक। इस तरह के काइंड्स ऑफ वेरिएशन लेके आते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा समझना, असर्टिव सब कोई समझ पा रहे हैं, जो फुल स्टॉप के साथ खत्म हो और कहीं से नॉट, कहीं से क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो, तब असर्टिव कहेंगे। फिर इंट्रोगेटिव की बात आए तो इंट्रोगेटिव किसको कहेंगे, जहां पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हो या आप चिन्ह पहचानते हैं क्वेश्चन का, बस ये लगाओ। आप अगर सेंटेंस को लिखना चाहें तो मैं इंट्रोगेटिव के तौर पे अगर लिखना चाहूं तो आर यू पुअर, आर यू पुअर क्वेश्चन मार्क, यही तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव के बाद ऑप्टेटिव आता है। ऑप्टेटिव और इंपरेटिव को थोड़ा सा समझना है आप ध्यान देके, एक्सक्लेमेटरी एज इट इज हो तो बहुत नॉर्मल है, तो आप ऑप्टेटिव को और इंपरेटिव को समझ लें, ठीक है। आप ऑप्टेटिव में 3 चीजों को समझें, ये इच्छात्मक होता है, इंपरेटिव आदेशात्मक होता है, इसमें ऑर्डर, सजेस्ट, एडवाइस, यानी आज्ञा, सुझाव, सलाह माना जाता है, तब इंपरेटिव वाला सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव इच्छात्मक हो गया प्रे, ब्लेस, कर्स, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिशाप या श्राप जिसको बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस इसमें हो, मान लो कि इसमें क्या देते हैं गो देयर, तो गो देयर मतलब हुआ वहां जाओ, ऑर्डर हुआ, तो ऑर्डर ये है यानी कि इंपरेटिव का सेंटेंस है। अगर कहते हैं टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा लो, तो उसको सुझाव दे रहे हैं, सजेशन कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो इसमें अगर इन्वर्टेड कोमा में आया होगा तो हम बता देंगे इंपरेटिव है। लेकिन प्रे की वजह से मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, तो फिर ऑप्टेटिव है। और यू मे डाई फ्रॉम कोलरा, किसी की मृत्यु की बात जब कर रहे हैं वो कर्स, अभिशाप, तो आप इस चीज को समझेंगे। और एक्सक्लेमेशन में तो ये एक पहचान है इसका, एक लंबा लाइनिंग और नीचे एक बिंदु होता है, यही एक इसका पहचान है। और इसमें सरप्राइजिंगली बातें होती हैं, जैसे वाव, व्हाट अ नाइस, इस तरह का हो। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं, फीलिंग सरप्राइज की होती है, तब ये जाता है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। ये मैंने हालांकि सेंटेंस का चैप्टर जो पढ़ाया है उसे मैंने इन सभी चीजों को पढ़ा दिया। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, सेंटेंस सिर्फ RS इंग्लिश एरा और सेंटेंस दबाएंगे या सेंटेंस बाई राजा सर, तो वो आ जाएगा। और सेंटेंस का वीडियोस देख के और उसमें आप इसको देख सकते हैं। इसको एकदम एग्जाम्पल डिफिनेशन दे के भी पढ़ाया गया है, 5 को 6 को, आप वहां देख सकते हैं। अब एक और चेंजिंग होता है सेंटेंस के बारे में, तो हम लोग जान लिए। अब आता है कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जैसे मीनिंग जो होता है, यानी कि जो इन्वर्टेड कोमा के बीच में रहेगा, इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो बातें रहेंगी
उसमें उसके अर्थ में चेंजिंग नहीं होगा। अब ये नहीं कि आई एम अ स्टूडेंट यानी कि मैं एक छात्र हूँ, अब नरेशन ऐसा नहीं बनाना है कि मैं एक छात्र हूँ को ही बदल देना है, नहीं, इसके अर्थ वही रहेंगे। तो मीनिंग जो होता है वो सेम होता है एकदम। वर्ब जो होता है इसमें मेजर चेंजिंग होता है, मेजर चेंजिंग, बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। टाइम में भी मेजर चेंजिंग होता है, यानी कि जो वर्ब है और टाइम है ये बहुत बदलता है। अगर यहाँ पे इज है तो वाज भी होता है, हैव है तो वो भी बदलता है, सभी इसको बताया जाएगा अगले रूल में। यानी कि आप इतना ध्यान में रखें, जो इन्वर्टेड कोमा में सेंटेंस आता है उस सेंटेंस में आए हुए मीनिंग जो होते हैं, मतलब उस सेंटेंस जो लिखा हुआ रहता है उसके अर्थ में हम लोग बदलाव नहीं करते हैं, उसको एज इट इज रहते हैं, या अपनी भाषाओं में जब उस बात को कहते हैं तो उसका मतलब ही वही निकल के आता है, लेकिन उसके अर्थ को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्ब जो होता है, वर्ब में तो चेंज होता है, वर्ब एकदम उलट जाता है। टाइम जो होता है, टाइम भी एकदम से उलट जाता है, ये दोनों में मेजर चेंजिंग होता है। प्रोनाउन में भी चेंजिंग होता है, और प्रोनाउन में कैसे चेंजिंग होता है तो वो बताया जाएगा। इसका एक सूत्र है SON/1 to 3, जिसमें हम बताएंगे कि सब्जेक्ट किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट किसके अनुसार बदलता है, और इसका मतलब नो चेंज या थर्ड पर्सन कैसे बदलता है, और टाइम एंड प्लेस भी चेंजिंग में रहता है। तो आप इस चीज को समझें कि बदलने वाले स्टेटमेंट में जो हमारे इन्वर्टेड कोमा के भीतर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब रिपोर्टिंग वर्ब तो इधर अलग हो चुका है, इन्वर्टेड कोमा में सारा इसका गेम है इस टॉपिक का। इन्वर्टेड कोमा इतने तरीके का आ सकता है, और इतने तरीके के आने के बाद अगर इन्वर्टेड कोमा में ये सभी है तो वर्ब को भी चेंज करना है, टाइम को भी चेंज करना है, प्रोनाउन को भी चेंज करना है, और टाइम प्लेस को भी चेंज करना है इन सभी के अनुसार। जब इन सभी को देखेंगे, इन सभी को मिलाएंगे, फिर इनको अप्लाई करेंगे, इनके हिसाब से चेंज करेंगे, तब जाके वो एक स्टेटमेंट का आंसर बन पाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस वीडियो में इससे आगे बढ़ जाए, वरना लेंदी हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसी में इतना ही रहने देता हूं। जिस तरह पिछला में डायरेक्ट खत्म हुआ था, इसमें इनडायरेक्ट खत्म हो गया, 2 रूल भी खत्म हो गया, उसमें भी 2 रूल खत्म हुआ था, इसमें भी 2 रूल हो गया कि स्टेटमेंट में सेंटेंस होते हैं किस तरह के आते हैं, 5 तरीके के आते हैं, और क्या क्या चीज बदला जा सकता है, जो यहाँ पे है मीनिंग छोड़ के बाकी सभी चीज बदलते हैं। तो आई होप कि आप बेहतर समझ पा रहे हैं। फिर भी आप वीडियोज को देख रहे हैं, कंटिन्यू बने हुए हैं, तो हमारे इस नरेशन के वीडियोज नंबर 2 को भी देखें, 1 को भी देखें। दोनों में जो भी आपको परेशानी प्रॉब्लम्स दिखे वो जरूर शेयर करें, कमेंट्स में रखें, ताकि मैं उसको रीड कर पाऊँ, देख पाऊँ, और जब वीडियोज नंबर 3, 4, 5 लेके आऊँ तो वहां पे मैं उस कमी को पूरा कर पाऊँ। आप सभी का साथ इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते चलें, जो भी चीज़ें हैं स्टेप बाइज पॉइंट्स वाइज समझते चलें, ताकि आगे जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उस समय आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ बदलता है, किस तरह का नेचर होता है सेंटेंस का, और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब किधर है, रिपोर्टेड स्पीच किधर है, दोनों को कैसे लिखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है, डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब, सारा चीज चाहिए उस समय, तब जाके हम चेंज कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर वीडियो नंबर 3 में। तब तक के लिए आप वीडियोज को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।